नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। महागठबंधन में अब मजबूती दिख रही है, एकता दिख रही है और सीएम फेस को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति थी वह भी खत्म होती दिख रही है। हालांकि कोई औपचारिक ऐलान अभी भी नहीं किया गया है कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, लेकिन कांग्रेस नेताओं के सुर जरूर तेवर कम पड़ गए हैं, ढीले पड़ गए हैं और यह साफ दिख रहा है कि अब इसे लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है कि महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव होंगे। तो यह जो बड़ा बदलाव आया है और अगली जो बैठक होने वाली है 4 मई को, जिसमें सभी जिलों के महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं, उसमें सभी जिलों के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे, जिलाध्यक्ष हिस्सा लेंगे और सीटों पर बात होगी। सीटों किस सीट पर किसकी क्या स्थिति है, इस पर बात होगी। तो क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ 4 मई को हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो जो 4 मई की बैठक है वो तो एक बात, और जो सबसे अहम बात दिख रही है कि सुर बदल गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के। देखिए दीपक, आपने देखा होगा कि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी बहुत एक्शन में दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी मनमाफिक सीटें नहीं मिलने पर अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच बहुत बढ़िया तालमेल दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि समन्वय स्थापित हो गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गई है, उसके अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव बन गए हैं और ये प्रस्ताव अध्यक्ष बनाने का कृष्णा अलवारू ने दिया, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं। तो कांग्रेस ने तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करने का, चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है और उसके बाद लगातार बैठकें हो रही हैं। आपने देखा कि सदाकत आश्रम में भी बैठक हुई, आरजेडी के दफ्तर के बाद सदाकत आश्रम में बैठक हुई और फिर अब 4 मई को भी बैठक होने वाली है। तो जो बैठकें हो रही हैं उससे साफ संदेश जा रहा है कि एक मंच पर महागठबंधन के सभी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले क्या था कि मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग को लेकर अलग दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी के तेवर बड़े तल्ख थे। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, जिला प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव लालू जी से मिलने नहीं गए थे। तो जो संशय बना हुआ था वो सब छट गया है, खत्म हो गया है और बड़े समझदारी से काम ले रहे हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी उनको सहयोग कर रही है। ये बड़ी बात है। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट कौन। ये तो कभी कंफ्यूजन नहीं था। तो कहा तो रहे थे ना वो लोग कि चुनाव बाद देखेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि हम चुनाव बाद इस पर विचार करेंगे कि कौन बैठेगा, और कृष्णा अल्लावरू ने कहा, कई नेताओं ने कहा, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। पहले आप दीपक समझिए कि सीएम कौन होगा इसमें कोई संशय कभी नहीं था, लेकिन सीएम पद का चेहरा तेजस्वी यादव को नहीं घोषित करने के पीछे महागठबंधन की बहुत बड़ी रणनीति थी। महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक तो एकता की कमी, जंगल राज का बोझ तो तेजस्वी यादव यंग हैं, नौकरी और रोजगार पलायन को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और उसका असर भी दिखा है, उनका वोट बढ़ा है। लेकिन तेजस्वी यादव के कंधे पर माता पिता के जंगल राज का बोझ बहुत बड़ा है। मतलब ये परसेप्शन बना हुआ है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर वही पुराना राज आ जाएगा, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, ठीक है ना। उनकी जाति, जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोग हुड़दंगई करने लगेंगे। तो ये सच है कि उसी परसेप्शन से बाहर निकलने की छटपटाहट तेजस्वी में भी दिखाई देती है और कांग्रेस में भी दिखाई दे रही थी। तो कांग्रेस पार्टी जंगल राज के जो मुद्दा है एनडीए का, उससे बाहर निकलने के लिए ही, या महागठबंधन को उससे बाहर निकालने के लिए तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में अभी घोषित नहीं कर रहा है। और तेजस्वी यादव समझ गए हैं, भाई तो अंडरस्टूड है ना कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। ये कांग्रेस भी जानती है, सारे सहयोगी दल जानते हैं और तेजस्वी यादव के समर्थक भी जानते हैं। तो जंगल राज का परसेप्शन आड़े ना आए, बाधा न बने, ये कोशिश हो रही है। और तेजस्वी यादव पहले भी माफ़ी मांगते दिखे हैं कि भाई पहले जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब वैसा नहीं होगा। देखिए, पहले की परिस्थिति भी डिफरेंट थी। लालू जी जब आए थे सत्ता में तो विकास किस चिड़िया का नाम है कोई नहीं जानता था, केवल सामाजिक न्याय का दौर था वो, और लालू यादव ने वही काम किया।
उसी हिसाब से काम किया। विकास पर, काम पर, रोजगार पर, उद्योग पर ध्यान नहीं दिया। उनकी प्राथमिकता ही थी सामाजिक न्याय। अपना काम उन्होंने बखूबी किया। लेकिन आज के ज़माने में वो नहीं चलेगा। अब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको रोज़गार चाहिए, उनको उद्योग धंधा चाहिए, बहुत बदलाव आया है। और तेजस्वी यादव इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए अब नौकरी और रोज़गार आरक्षण की बात कर रहे हैं ना भाई। तो मुझे लगता है कि जंगल राज के परसेप्शन से बचने के लिए महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सार्वजनिक रूप से अभी घोषित नहीं किया है सीएम का चेहरा, लेकिन सीएम होंगे, वही होंगे। दूसरा, नहीं, एक सवाल है कि जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, उसमें उस रैली में कहा गया कि नीतीश कुमार की तरफ से कि हम जो गए थे लालू प्रसाद यादव के साथ, उसमें ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी और ललन सिंह के कहने पर गए थे। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। क्यों नीतीश कुमार ने ऐसा कहा? ये जानबूझकर कहा, गलती से कह दिया, क्या था इसके पीछे? देखिए, नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वो क्यों कहा ये तो वही बताएंगे, लेकिन जिस तरह से कहा उससे तो ललन सिंह भी मोदी के निशाने पर आ सकते हैं। अवाक रह गए ललन सिंह, अवाक रह गए। उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि नीतीश कुमार कहेंगे कि मेरे कहने पर आरजेडी के साथ जेडीयू गया। और उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही लोग थे जो आरजेडी के साथ ले गए मुझे, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये तो उसमें भी चर्चा में थी बात कि ललन सिंह, जब महागठबंधन की सरकार थी तो ललन सिंह तेजस्वी यादव के बहुत करीब हो गए थे। ललन सिंह चाहते थे कि वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, और इसी बात से नाराज होकर नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया था। लेकिन बाद में फिर ललन सिंह तो साथ आ ही गए, ललन सिंह तो साथ ही रहे, पार्टी तो छोड़ी नहीं उन्होंने। और ललन सिंह को इनाम भी मिला। कहा जा रहा था कि लोकसभा सीट नहीं मिलेगा, वो सीट भी मिला। सरकार ने उनको, मंत्री भी बने, सरकार ने उनको जिताने के लिए एड़ी चुट्टी का जोर भी लगा दिया। जीत गए तो भाई कई सांसद थे जेडीयू के, लेकिन मंत्री तो ललन सिंह ही बने। तो बिना ललन जी के तो नीतीश कुमार का काम चलने वाला नहीं है। शुरू से ही ललन सिंह चाणक्य माने जाते हैं नीतीश कुमार की पार्टी के। तो नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह नहीं हो तो मुश्किलें नीतीश कुमार को भी बढ़ सकती हैं। तो हमेशा, लेकिन क्यों उन्होंने कहा, ये उनकी सादगी है। देखिए, नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार तो नहीं रहे, अब सीधे साधे हो गए हैं, सहज हो गए हैं, बहुत सरल हो गए हैं। और उनको अब इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने खुले मंच पर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही लोग थे जिन्होंने आरजेडी के साथ ले गए। तो मुझे नहीं लगता है इससे कोई असर पड़ेगा ललन सिंह की राजनीतिक सेहत पर। अब ठीक है, जो बात राजनीति में तो जो हो गया बात पुरानी हो गई। चिराग पासवान, तो ललन सिंह सबसे भरोसेमंद नेता हैं मोदी के भी, आपको पता है। मोदी जी सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और ललन सिंह को जो पाना था वो पा चुके हैं। उनका क्या नुकसान? इससे तो भरोसा कम हो जाएगा ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कह रहे हैं कि आपके बगल में जो बैठे हैं इन्हीं के कहने पर गए थे, तो नरेंद्र मोदी को भी लगेगा कि अच्छा इन्हीं के कहने पर गए थे। ठीक है, उन्हीं के कहने पर गए थे तो नरेंद्र मोदी उनको हमेशा के लिए दुश्मन थोड़े मान लेंगे। राजनीति में तो ऐसा होता ही रहता है। अभी तो नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं और बहुत भरोसेमंद हैं। नीतीश कुमार पर जितना भरोसा करते हैं ललन सिंह पर, उससे ज़्यादा भरोसा नरेंद्र मोदी करते हैं। और ललन सिंह का क्या बिगाड़ लीजिएगा, एक अपर कास्ट का सांसद मंत्री बन गया, उससे ज़्यादा क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता आज की तारीख में। आज की राजनीति में कोई भूमिहार नेता कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं, मंत्री ही बनेगा। और केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, तो उससे ज़्यादा उनको कुछ मिलना भी नहीं है। जो मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। उनको छोड़ेंगे नीतीश कुमार तो नुकसान ही होगा, क्योंकि पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं। और भूमिहार समाज का तो समर्थन जेडीयू को मिलता ही रहा है। ब्राह्मण भूमिहार का समर्थन नहीं मिलता तो एनडीए के साथ जेडीयू का तालमेल का कोई फायदा होता क्या? नहीं होता। समता पार्टी के समय से मिलता रहा। हाँ, तो जेडीयू में तो भूमिहार चेहरा के रूप में तो ललन सिंह ही न है। और भी ठीक है, भूमिहार बहुत हैं, लेकिन वो चेहरा नहीं हो सकते और भूमिहारों के नेता नहीं हो सकते। ललन सिंह भूमिहारों के सबसे बड़े नेता हैं जेडीयू में, कोई शक की गुंजाइश नहीं। और एनडीए के साथ नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना है, तो उनको नाराज नहीं कर सकते, उनको निकाल नहीं सकते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। लेंगे तो बीजेपी में चले जाएंगे। आज फिर चिराग पासवान ने संकेत दिया है विधायक बनने का कि वे विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
मैंने पहले ही बता दिया आपको कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। चिराग पासवान को जब ऐसा करना होगा तो पहले केंद्र से इस्तीफा देंगे मंत्रिमंडल से और बिहार आ जाएंगे। उसके बाद अब मान लीजिएगा कि भाई अब वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल हो गए हैं। अभी तो प्रेशर पॉलिटिक्स है। मैंने बताया ही था कि 20 सीटों का ऑफर है, सूत्र बता रहे हैं, और चिराग 30 सीटों पर लड़ना चाहते हैं चुनाव। उनके पार्टी के 5 सांसद हैं, हर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें होती हैं, उस हिसाब से वो 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के पास मजबूरी ये है कि उसके पास उतनी सीटें नहीं है देने के लिए। अब भाई 5 सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार 100 से कम सीटों पर लड़ेंगे नहीं, उनसे कम सीट पर बीजेपी भी नहीं लड़ेगी, एक तो कम सीट पर लड़ सकती है, ज़्यादा तो नहीं लड़ेगी। तो 42-43 सीटें ही बचती हैं, 40 सीटें। तो 40 सीटों में ही चिराग को भी देना है, जीतन राम मांझी को भी देना है, और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और अभी भी मुकेश सहनी पर बीजेपी की नज़र है। तो मुझे लगता है कि सीटों की संख्या को लेकर जो जीत चल रही है, प्रेशर बनाने के लिए चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आने का, बिहार के सीएम उम्मीदवार बनने का संकेत दे रहे हैं। तो देखिए, महागठबंधन लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम एकजुट हैं, लेकिन एनडीए की कोशिश महागठबंधन में सेंध लगाने की है और मुकेश सहनी को अपने साथ लाने की है। अब अगर मुकेश सहनी को मन माफिक सीटें नहीं मिलती हैं महागठबंधन में, तो निश्चित रूप से वे एनडीए का रुख करेंगे और उसके बाद जो सियासी समीकरण है बिहार का, उसमें बदलाव दिखेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।